सबकी जबान पर चर्चा एक ही है कि आखिर राजस्थान में भाजपा डूबी तो क्यों डूबी। आखिर इतना बड़ा नुकसान हुआ तो कैसे हुआ। क्या इसकी आहट भाजपा के नेता पहले भांप नहीं पाए। क्या सोशल इंजीनियरिंग में भाजपा हुई फेल या फिर कांग्रेसियों को भी नहीं था अंदाजा कि आखिर मिल जाएंगे इतने वोट। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे खास तौर पर शेखावाटी में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सेंधमारी की है, जिस तरीके से सीकर, चूरू और झुंझुनू तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीन कर कांग्रेस की तरफ गई हैं। आखिर क्या रहा है इसका कारण। यदि इसके परिदृश्य में देखते हैं तो ध्यान में आता है कि वास्तव में इसकी पटकथा तो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। जी हाँ, पटकथा लिखी जा चुकी थी जब चूरू से टिकट बदला गया था। भारतीय जनता पार्टी से चूरू से सांसद रहे राहुल कसवा, एक बड़ा नाम कहा जाता है शेखावाटी में, और खासतौर पर यह भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में राहुल कसवा ने चुनाव लड़ा, उनके पिता ने चुनाव लड़ा, और चूरू की राजनीति में कसवा परिवार और राजेंद्र राठौड़ के बीच की जो बातें थी, कहीं ना कहीं उनके कारण वो मामला बिगड़ा और अदावत शुरू हुई वो विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ की हार से। राजेंद्र राठौड़ की हार के बाद जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगे और जिस तरीके से राहुल कसवा की टिकट बदल के और टिकट दिया गया देवेंद्र झाझड़िया को, पहली पटकथा वही लिख दी गई। राहुल कसवा का टिकट बदलते ही जाट समाज वहां हो गया लामबंद और कहीं ना कहीं मामला ये बन गया जाट वर्सेस राजपूत का। शेखावाटी में अच्छी खासी संख्या में जाट समाज रहता है और वैसे जाट समाज के भीतर भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से अच्छा काम कर रही थी। और खास बात यह भी है कि शेखावाटी के क्षेत्र से ही आने वाले जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया। कहीं ना कहीं भाजपा आला कमान इस मुगालते में रह गया कि जाट समाज इन सब बातों से प्रसन्न रहेगा। लेकिन जिस तरीके से राहुल कसवा का ये मामला चला, ये राहुल कसवा का फैक्टर पूरे शेखावाटी में चला और इसका प्रभाव न केवल चूरू में अपितु झुंझुनू और सीकर लोकसभा में भी देखने को मिला। तो चूरू की जो सीट थी वो सीट तो एक प्रकार से राजेंद्र राठौड़ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई। मेरी अनेक लोगों से वहां चर्चा हुई तो चुनाव के दौरान लोग कह रहे थे कि यहाँ जातिवाद एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और जब मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया जाट समाज से ही आते हैं, तो लोगों का ये कहना था कि टिकट मिलने के पहले देवेंद्र झाझड़िया जाट थे, लेकिन चूंकि टिकट उनको राजेंद्र राठौड़ दिलाकर लाए हैं, देवेंद्र झाझड़िया को देवेंद्र राठौड़ कहकर लोग पुकारने लग गए थे। और इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जाट समाज की नाराजगी और साथ ही साथ जिस राजपूत समाज के बलबूते ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं टक्कर ली जा सकती है, तो पुरुषोत्तम रूपाला का जो बयान आया और उसके बाद में राजपूत समाज के भीतर भी भाजपा के विरोध का एक थोड़ा बहुत माहौल खड़ा करने का जो प्रयास किया गया, उसका असर भी झुंझुनू की सीट पर भी रहा और साथ ही साथ रहा चूरू की सीट पर भी। अब बात करेंगे एक बार सीकर लोकसभा की, उसके बाद फिर से हम झुंझुनू और चूरू पर आएंगे। सीकर लोकसभा में आखिर क्या कुछ हुआ। सीकर लोकसभा में जिस तरीके से नारा लग रहा था कि लाल लाल लहराएगा, अमरा दिल्ली जाएगा, ये नारा लंबे समय से सुनने में आ रहा है। 3 दशक से अधिक का समय हो गया और अमरा दिल्ली जाने की प्रतीक्षा में था। लेकिन इस बार सीकर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उनकी ये हसरत कर दी पूरी और बाबा सुमेधानंद सरस्वती को बैठा दिया है फिर से मठ में। जी हाँ, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे सुमेधानंद सरस्वती सीकर लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन जब वो जनसंपर्क पर जा रहे थे, अनेक स्थानों से हमारे पास जो जानकारियां आ रही थी कि लोग उनके काम से भी संतुष्ट नहीं थे और कहीं ना कहीं एक पहचान का संकट 10 वर्ष बाद भी बना हुआ था। ये अलग बात है कि सीकर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले चोमू विधानसभा क्षेत्र और श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में रामलाल शर्मा और झाबर सिंह खर्रा ने अच्छी खासी मेहनत सुमेधानंद सरस्वती के लिए की, लेकिन
8 विधानसभा क्षेत्रों का ये बड़ा क्षेत्र और इसको सुमेधानंद सरस्वती साध नहीं पाए। इनके एंटी इनकम्बेंसी जो थी चेहरे के प्रति, और जिस तरीके से हमने यहाँ सर्वे भी किया था, उस सर्वे में भी ये बात निकल कर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का वोटर सुमेधानंद सरस्वती से नाराज था। यदि भाजपा यहाँ टिकट बदल देती तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सीकर की सीट भाजपा जीत सकती थी, लेकिन सीकर हारने के पीछे एक बड़ा जो कारण रहा वो रहा सुमेधानंद सरस्वती के चेहरे के प्रति एंटी इनकम्बेंसी। और निश्चित रूप से जो हमने चुनाव के पहले वीडियो बनाया था सीकर लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों को लेके, उसके बाद हमारे पास अनेक लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई थी, लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि बात न की जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए काम। जनता ने उनसे काम पूछा और काम के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नाम भी पूछा। जी हाँ, नाम इस प्रकार से पूछा कि बहुत से कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार के कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना था कि 10 वर्ष सांसद रहने के बाद भी सांसद महोदय नाम से हमें नहीं पहचानते हैं, हमें काम से नहीं पहचानते हैं। तो जनता ने उनसे काम का हिसाब ले लिया। एक तरफ जो जाट फैक्टर चल रहा था, चूरू से जो चला था, उसका थोड़ा असर था। एक तरफ अमराराम के साथ में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरीके से जुटा है, और साथ ही साथ भाजपा और भाजपा विचार परिवार का कार्यकर्ता जिस तरीके से घर में बैठा रहा, वोटिंग परसेंटेज जो कम रहा। मैंने अनेक जगह ये भी बात की कि इस चुनाव के दौरान, जैसे मेरा खुद का जाना हुआ वोट डालने के लिए, तो मैं खुद सीकर लोकसभा क्षेत्र का मतदाता हूं। वहां जब मैं वोट डालने गया पिछले 25-30 साल में, मैंने इतना नीरस चुनाव कभी नहीं देखा। न पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई भाजपा का कार्यकर्ता था, न कोई पर्ची देने वाले लोग थे, न कोई उत्साह था, न कोई उमंग थी। चुनाव केवल और केवल मोदी के भरोसे छोड़ दिया गया, और आखिर एक अकेले मोदी के भरोसे काम कैसे चलेगा? वोटर जब तक घर से बाहर नहीं निकलेगा तो आखिर वोट मोदी को डलेगा कैसे? और वहीं भाजपा मात खा गई। भाजपा और विचार परिवार के कार्यकर्ता जो सामान्य रूप से वोट डलवाने का काम करते हैं, वो घरों पर बैठे रहे, बाहर नहीं निकले, और बाहर नहीं निकले तो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। वोटिंग परसेंटेज कम होने का खामियाजा सुमेधानंद सरस्वती को भुगतना पड़ा। एक उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों की नाराजगी थी। यदि भाजपा इस नाराजगी को भांप लेती तो शायद एक सीट अपनी बचा सकती थी। बात करें झुंझुनू की, तो झुंझुनू में जिस तरीके से ये चर्चा चल रही थी कि आखिर भाजपा की टिकट किसे दी जाए, वहां भी मेरे को काम करने का अवसर मिला। सर्वे भी मैंने वहां लोकसभा में भी किया, तो वहां भी चर्चा ये निकल कर आ रही थी कि यदि भाजपा किसी नए चेहरे को उम्मीदवार बनाती है तो शायद भाजपा जीत सकती है, क्योंकि पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार के प्रति विरोध था। संतोष अहलावत विधानसभा चुनाव हार चुकी थी। शुभकरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया, वे भी विधानसभा चुनाव हार चुके थे। ऐसे में वहां का सामान्य कार्यकर्ता ये सोच रहा था कि गुटबाजी से परे कोई नया चेहरा आए, कोई साफ सुथरी छवि वाला कोई कैंडिडेट यदि वहां से आता तो निश्चित रूप से मजबूत चुनाव बन सकता था। वहीं दूसरी तरफ झुंझुनू में जो देखने को मिला कि कांग्रेस के जो अलग अलग धड़े थे वो इकट्ठे हो गए, और साथ ही साथ जाट वर्सेस राजपूत वाला फैक्टर। और शुभकरण चौधरी के लिए तो मुश्किलें तब और बढ़ गई, क्योंकि जिस तरीके से उदयपुर वाटी में वो चुनाव लड़ते हैं तो सामने राजेंद्र गुढ़ा होते हैं। कहीं ना कहीं जातियों का ध्रुवीकरण उनकी विधानसभा में जाट वर्सेस राजपूत होता आया है। वो पुराने उनके वीडियो भी निकालकर वायरल किए गए, और राजपूत समाज के भीतर भी जिस तरीके से जो नाराजगी वाली बात थी, जाट समाज कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ लामबंद हो रहा था, बड़ा जाट छोटा जाट इस प्रकार की भी चीजें आ रही थी। तो इसके कारण झुंझुनू में भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, और चूरू का परिणाम तो सबके सामने है ही। जिस तरीके से काका भतीजा ये वहां फैक्टर चला, जो बात चली जाट वर्सेस राजपूत की, और अब निश्चित रूप से राजेंद्र राठौड़ का क्या सियासी कैरियर होगा, इस पर भी बहुत लोगों की निगाहें रहेंगी, किस तरीके से मामला रहेगा। बहरहाल सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी में किस तरह से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा, इस विषय में आपका क्या कहना है?
जो हमारा विश्लेषण है वो तो यही कहता है कि भाजपा सोशल इंजीनियरिंग यहाँ नहीं भांप पाई, भाजपा यहाँ अपने चेहरों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं भांप पाई, और साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी डर डर के चुनाव लड़ रही थी उसने आखिर शेखावाटी में बाजी मार ली। आपका क्या कहना है इस विषय पर कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।